आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण पिछले वर्ष में पूछे गए समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सत्संगी सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन यौगिक कोई आयन नहीं बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्य घटना है। इस वर्षा को कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व यानी कि प्री मानसून बारिश होती है। तो बतानी है कि इस बारिश को क्या कहा जाता है, जो कि क्या है, एक सामान्य घटना है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, यानी कि मैंगो सावर कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केरल और कर्नाटक राज्य में ग्रीष्म ऋतु के निकट दोस्तों जो प्री मानसून वर्षा होती है इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, जो कि क्या है, एक सामान्य घटना है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी कि DDU-GKY की घोषणा की? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दोस्तों 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी कि DDU-GKY की घोषणा की थी। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। इस कानून का पालन करने से क्या लाभ है? दोस्तों ये हमें बतानी है कि भारत सरकार ने हाल ही में लड़कियों की शादी की जो आयु है दोस्तों, ये 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। तो बतानी है कि इस कानून का पालन करने से क्या लाभ होगा। तो देखिए, इस कानून का पालन करने से दोस्तों इससे लड़कियों का जो यौनारंभ है दोस्तों, यहां तक पहुंचना क्या हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे लड़कियों का यौनारंभ तक पहुंचना क्या होगा, सुनिश्चित होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? देखिए दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बताने कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ, तो आप लोग याद रखेंगे ये दोस्तों डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को डीएनए का पूरा नाम पता है, फुल फॉर्म पता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। आप सभी हमें कमेंट जरूर करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, नाविक किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है? ये दोस्तों बतानी है कि नाविक किस देश का क्या है, एक विकसित एवं स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत के, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने ही देश के ये क्या है, एक स्वतंत्र विकसित क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे नाविक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? दोस्तों यहाँ पे देखिए यौगिक है, बताइए कि इनमें से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन लेना है हर हाल में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है,
राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो बतानी है कि राज्यसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला है, राज्यसभा एक सदस्य जो राज्यसभा में पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है, वह 4 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ये गलत स्टेटमेंट है, बेशक गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य 4 वर्ष के लिए नहीं चुने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह संसद का निम्न सदन है और यह 5 साल में भंग हो जाता है। यह भी दोस्तों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। राज्यसभा संसद का निम्न सदन न होकर के क्या होता है? उच्च सदन होता है, और यह 5 साल में भंग नहीं होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट क्या है? पूरी तरह से गलत है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑब्वियसली दोस्तों हमारा जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इस संसद को उच्च सदन कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और यह कभी भी भंग नहीं होता है। बिल्कुल दोस्तों, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कथन स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जलीय प्राणी जैसे कि मछलियां अपशिष्ट उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं? जलीय प्राणी जैसे कि मछलियां या और भी दोस्तों जलीय प्राणी हैं, वो अपना अपशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में करती हैं, ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे अमोनिया के रूप में, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जलीय प्राणी होते हैं जैसे कि मछलियां, जितने भी जलीय प्राणी हैं दोस्तों, ये अपशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में करती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे अमोनिया के रूप में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस वर्ष मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर को संत घोषित किया था? दोस्तों बतानी है कि किस वर्ष में मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर को क्या किया था? संत घोषित किया था। तो आप लोग याद रखेंगे 2016 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। वर्ष 2016 में दोस्तों पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर को मदर टेरेसा को संत घोषित किया था, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? दोस्तों ये बताने कि उत्तल दर्पण में जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग याद रखेंगे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? देखिए दोस्तों बतानी है कि आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया को कैसे साफ किया जाता है, किस प्रकार निकाला जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे परासरण विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से रक्त से यूरिया को परासरण विधि के द्वारा निकाला जाता है, साफ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक या संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? देखिए आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार, ये दोस्तों एक विज्ञान पुरस्कार है। विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले को दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बतानी है कि ये पुरस्कार किस वैज्ञानिक संस्था या निकाय के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार, ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? दोस्तों अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा कि आम्र वर्षा क्या है, आप सभी को पता होगा। तो बतानी है कि आम्र वर्षा को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने इसी वीडियो में पढ़ा कि मॉनसून के पूर्व की जो वर्षा होती है सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल राज्य में, इसे ही आम्र वर्षा
कहा जाता है, यानी कि मैंगो सावर कहा जाता है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। मॉनसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल राज्यों में होती है। तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे 17वें समूह में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। हैलोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में रखा गया है। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। दोस्तों बतानी है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है, यूनिट होता है, ये किस यूनिट में मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे किलोवाट घंटा, यानी कि KWH में। आप सभी को पता होगा जो हमारे घर में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, ये इसी यूनिट में मापा जाता है, KWH में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, किलोवाट घंटा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व्स निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व्स पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, परागण यानी कि पॉलिनेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे पॉलिनेशन अर्थात परागण के लिए आग की कोई दोस्तों जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे परागण के लिए आग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आग यानी कि फायर, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस प्रकार के मिट्टी में केशिकत्व अर्थात कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि किस प्रकार के मिट्टी में केशिकत्व, कैपिलरी, आप सभी को पता होगा कि ये क्या है, कैपिलरी किसे कहा जाता है, ये कौन सी प्रोसेस है, आप सभी को पता होगा। तो बतानी है कि किस प्रकार के मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा चिकनी मिट्टी, यानी कि क्ले सॉइल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चिकनी मिट्टी में केशिकत्व जो है दोस्तों, कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा चिकनी मिट्टी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा अमेरिका को किस वर्ष उपहार में दिया गया था? देखिए दोस्तों आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसे फ्रांस के द्वारा गिफ्ट किया गया था, उपहार में दिया गया था। तो अब बतानी है कि किस वर्ष में फ्रांस के द्वारा अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दिया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1886 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा अमेरिका को 1886 ईस्वी में गिफ्ट उपहार के तौर पर दिया गया था। ऑप्शन ए 1886 ईस्वी आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्राकृतिक गैस का भंडार सर्वाधिक किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे रूस में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे अधिक रूस देश में दोस्तों है, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस अधिवेशन में किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 अधिवेशन में की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी कांग्रेस के? तो आप लोग याद रखेंगे 1929 ईस्वी के अधिवेशन में की गई थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध, तो आप लोग याद रखेंगे भागीरथी नदी पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है? देखिए दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे कि जो संवैधानिक आपातकाल है, इमरजेंसी है, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। तो बतानी है कि आर्टिकल किस के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 356, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल की घोषणा
की जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। अनुच्छेद 356 356। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग यानी कि कैंसर रोग होता है? सूर्य से आने वाली किरणों से, तो आप लोग याद रखेंगे त्वचा का कर्क रोग यानी कि स्किन कैंसर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे त्वचा का कर्क रोग यानी कि स्किन कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी? तो आप लोग याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने दोस्तों खालसा पंथ की शुरुआत की थी, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आप सभी याद रखेंगे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से भरी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि इनमें से कौन सी पवनें गर्म धूल से भरी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है। तो आप लोग याद रखेंगे सिरोको, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सिरोको क्या है? एक हवा है जो गर्म धूल से भरी होती है। आप सभी याद रखेंगे सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली ये हवा है। ऑप्शन ए आप सभी याद रखेंगे सिरोको। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम था? दोस्तों ये बतानी है कि अलबरूनी द्वारा लिखित वो कौन सा किताब है जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है? तो आप लोग याद रखेंगे किताब उल हिंद, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किताब उल हिंद उस किताब का नाम था जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है। अलबरूनी द्वारा लिखित ये अरबी भाषा की एक किताब है। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लोहा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? दोस्तों बतानी है कि आंख का जो रेटिना है, रेटिना का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर दृष्टि सबसे अधिक होती है? तो आप लोग याद रखेंगे गर्तिका या पीत बिंदु। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गर्तिका या पीत बिंदु क्या है दोस्तों? रेटिना का एक क्षेत्र है जहां पर दृष्टि सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, स्वस्थ प्रतिरक्षक प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है? दोस्तों ये बतानी है कि स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण है? तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे विटामिन सी का केमिकल नाम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों 2020 का ये करंट अफेयर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 6 साल का भी करंट अफेयर पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो आप लोग याद रखेंगे 2020 के अनुसार भारत का जो विश्व में स्थान था वो था 139वां, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2020 के अनुसार भारत का जो पूरे विश्व में स्थान था वो था 139वां, यानी कि ऑप्शन सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषण सामग्री का एक उदाहरण है? दोस्तों ये हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा प्रतिध्वनि को क्या करने के लिए, कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषण सामग्री का एक एग्जाम्पल है। तो आप लोग याद रखेंगे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, संपीड़ित फाइबर बोर्ड ये प्रतिध्वनि को कम करने के लिए क्या है, एक विशेष सामग्री है, प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे संपीड़ित फाइबर बोर्ड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, समरूप गुण सूत्र
क्या है होमोलोगियस क्रोमोसोम्स? दोस्तों बताइए होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑटोसम्स, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑटोसम्स क्या है दोस्तों? ये समरूप गुणसूत्र है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे ऑटोसम्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो क्लास। आशा करते हैं दोस्तों कि इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।